हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकेएस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का श्वसन तंत्र, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि श्वसन कहते किसे हैं। तो श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों, जब हम श्वसन करते हैं यानी सांस लेते हैं, तो हमारे सांस में ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, और जब छोड़ते हैं तो अवायवीय श्वसन। दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि श्वसन कहते किसे हैं। तो श्वसन हम बताए कि श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और दोस्तों, जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो हमें ऊष्मा भी मिलेगी। जैसे हम कहें कि जब हम भोजन करते हैं अर्थात खाना खाते हैं, और जब हम खाना खाने के बाद सांस लेते हैं, और जब भोजन यानी ऑक्सीजन और भोजन दोनों साथ में मिलती है, तो एंजाइम हमारे भोज्य पदार्थों को पचाती है, और ऑक्सीजन को 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म होती है हमारे श्वास नली में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल और निकलता है ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम क्या देखेंगे कि हमें श्वसन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, श्वसन हम करते क्यों हैं। तो श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता क्या है, जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जो हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। अर्थात ऑक्सीकरण जब हम किए यानी श्वसन किए तो हमें ऊर्जा मिली और तथा ऊष्मा मिली, ऊर्जा और ऊष्मा दोनों मिली। इसके बाद अपचायी कैटाबोलिक इसको कहते हैं। कैटाबोलिक का मतलब होता है किसी भी तंत्र को जोड़ना ही कैटाबोलिक कहलाता है, अर्थात अपचायी क्रिया। श्वसन क्या है, अपचायी क्रिया है, अर्थात कैटाबोलिक है। अब हम देखेंगे श्वसन, जैसे हम मनुष्यों में श्वसन किस प्रकार होता है। तो हम श्वसन करते हैं, तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें यह पता चलता है कि सांस हम लेते हैं तो नाक द्वारा लेते हैं, लेकिन सांस हम वास्तव में लेते कहां से हैं, फेफड़े से। तो स्तनधारी जीव जितने भी होते हैं वो सब सांस कहां से लेते हैं, फेफड़े द्वारा। जब हम सांस को तेज से खींचे तो हमारा फेफड़ा फूला, और जैसे फूला तो हमारा जो ये आगे हम देखेंगे जिसको डायाफ्राम कहेंगे, डायाफ्राम फूल जाता है। और जब फूल जाता है तो आगे देखेंगे कुप्पियां होगी, कुप्पियों में ऑक्सीजन क्या हो जाती है, भर जाती है। तो हम जब जो स्तनधारी होते हैं वो फेफड़े द्वारा यानी लंग्स द्वारा जो है श्वसन करते हैं, लंग्स द्वारा ही श्वसन करते हैं। जो स्तनधारी होते हैं वो किसके द्वारा श्वसन करते हैं, फेफड़े के द्वारा, अर्थात हम फेफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। और जब हम लोगों को जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो लगता था कि हम नाक द्वारा सांस लेते हैं, तो हमारा जो श्वसन तंत्र है, जो सिस्टम है, वो नाक ही है। अर्थात हम जब देखे कि हम जब नाक दाब लेते हैं तो मुंह द्वारा भी सांस लेते हैं, लेकिन हमें नाक द्वारा ही सांस लेना चाहिए, मुंह द्वारा सांस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब हम मुख द्वारा सांस लेते हैं तो हमारे मुख में कोई किसी प्रकार की गंदगी को रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं होता है, इसलिए गंदगी डायरेक्टली हमारे जो है श्वसन तंत्र में, फेफड़े में पहुंच जाती है। तो हम क्या करेंगे, अब जो कीट होते हैं, कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो कीट श्वसन करते हैं श्वास नली द्वारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकिया। यानी कि श्वास नली द्वारा जो छोटे छोटे जीव होते, कीट पतंग होते हैं, उनको वो श्वसन करते हैं किसके द्वारा, कीट के द्वारा।
अब जलीय जीव में आ जाएंगे। जलीय जीव जो श्वसन करते हैं वो क्लोम या गिल्स, गिल्स इंग्लिश है और गिल्स को क्लोम कहते हैं हिंदी में, और इसको गलफड़े कहते हैं, ये उर्दू शब्द है। गलफड़ा जो कहते हैं वो उर्दू शब्द है, क्योंकि देखे होंगे आप लोग, जब मेढक या मछली पानी में होती है तो सांस ज्यादा लेती है और ज्यादा देर देर तक ऐसे ऐसे करती रहती है। और इसका मतलब ये है कि हमारे पानी में जो H2O में जल ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, तो जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है तो जो मछली होती है, मछली क्या करती है कि सांस बहुत तेज तेज लेती, मतलब जल्दी जल्दी लेती है। क्यों? क्योंकि वो किसके द्वारा सांस लेती है? गलफड़ों द्वारा। और ऑक्सीजन पानी में क्या होती है? कम होती है, तो उसको ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता ज्यादा होती है। अब मेढक में देखते हैं, मेढक तीन प्रकार से सांस लेता है। मेढक पहली बात तो जब बच्चा होता है तो आप लोग देखे होंगे छोटा सा बच्चा होता है, और जब बच्चा होता है तो लगता है ये मछली का बच्चा है, उसके पूंछ जामी रहती है। तो जब पूंछ जामी रहती है तो वो गिल्स द्वारा सांस लेता है। और जैसे ही वो बड़ा होता है तो सांस लेना शुरू कर देता है वो त्वचा द्वारा, और त्वचा द्वारा सांस लेता है। तो मेढक किसके द्वारा सांस लेता है? त्वचा द्वारा। अब हम देखेंगे श्वासोच्छ्वास क्या है, अर्थात इसको देखेंगे कि ये क्या होता है। श्वासोच्छ्वास क्या है तो उसको देखेंगे जब हम ऑक्सीजन के उस उपस्थिति में, जब हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में श्वसन करते हैं अर्थात सांस लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे हम सांस अंदर की ओर खींचे, अर्थात सांस तेजी से लिए, तो जब सांस तेजी से लेंगे तो जो हमारे वायुमंडल में जितनी गैसें हैं वो सब पर्याप्त मात्रा में हमारे सांस द्वारा जाएंगी, नाक द्वारा जाएंगी, नासा कपाट द्वारा जाएंगी। अब उसमें जो नाइट्रोजन है वो 78% है, तो हमने जब सांस लिया तो 78% सांस नाइट्रोजन लिया। और जब ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? ऑक्सीजन वो 21% है। तो ऑक्सीजन जब 21% है तो हम जब सांस लेंगे तो हमारे सांस में भी तो 21% जाएगी, और जो CO2 है वो 0.03% है। हम जब सांस लेते हैं तो बहुत सी गैसों को अंदर लेते हैं, जिसमें मुख्य जो है 3 है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हम सांस लिए तो सांस लेने के बाद हम तेजी से क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो जब लेते हैं तो उसको निःश्वसन कहते हैं, निःश्वसन। जब सांस हम अंदर की ओर खींचते हैं, अर्थात गैसों को अंदर की ओर क्या करते हैं? खींचते हैं। और जब छोड़ते हैं उसको, जब हम खींचते हैं तो क्या कहते हैं? निःश्वसन। और जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं निःश्वसन। क्या कहते हैं? निः, यहाँ क्या लगा देंगे? 2 बिंदी, यानी अर्थात विसर्ग लगा देंगे, तो वो बन जाएगा जब हम बाहर की ओर ऑक्सीजन को सांस को छोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निःश्वसन। अब निःश्वसन में जितना हमने नाइट्रोजन लिया 78%, उतना ही छोड़ दिया। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में 4% का हेरफेर होता है। देखिए, जैसे हमने ऑक्सीजन कितने प्रतिशत लिया था? 21%। तो जैसे हम इसको छोड़ेंगे बाहर की ओर तो जितना नाइट्रोजन लिए हैं, 78% लिए हैं, तो 78% क्या कर देंगे? हम बाहर निकाल देंगे। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत लिए हैं? 21%। छोड़ेंगे कितने प्रतिशत? 17% हम बाहर छोड़ेंगे। अर्थात यहीं से हम क्या किए? हमें समझ में आ गया कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल गई। लिए कितने प्रतिशत थे? 21%। छोड़े कितने प्रतिशत हैं? 17%। अर्थात हमें ऑक्सीजन क्या हो गई? 4% मिल गई। अब हम लिए थे 0.03% क्या लिए थे? कार्बन डाइऑक्साइड। और छोड़ कितना दिए? 4%। अर्थात जब हम ऑक्सीजन लिए थे 21 तो छोड़े 17, तो हमें ऑक्सीजन मिल गई, क्योंकि 4% ऑक्सीजन हम रोक लिए ना अपने बॉडी में। हमारी जो हीमोग्लोबिन होगी, आगे हम पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन उसको रोक लेती है 4%। और हीमोग्लोबिन सोडियम के साथ मिलके 4% क्या छोड़ देती है?
कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हम देखेंगे श्वसन तंत्र में मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें मानव श्वसन तंत्र में हम पढ़ेंगे जिसमें से नासा मार्ग पढ़ेंगे, ग्रसनी पढ़ेंगे, कंठद्वार पढ़ेंगे, श्वास नली पढ़ेंगे और श्वसनी पढ़ेंगे और कुपिकाएं पढ़ेंगे। और हम इसमें देखेंगे हमारे जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो दो होते हैं, जिसमें से पहला होता है, एक तरफ होता है दायां और दूसरे तरफ होता है बायां। दायां वाला फेफड़ा जो होता है हमारा, वो बाएं की अपेक्षा थोड़ा चौड़ा होता है और थोड़ा मोटा होता है, और जो हमारा बायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा पतला होता है और थोड़ा लंबा होता है, एक सिरे पर। तो हम देखेंगे हमारे जो दाएं फेफड़े में 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और इसको पश भी कह सकते हैं या निचला फेफड़ा भी कह सकते हैं। और जो हमारे बाएं फेफड़े पर 2 होते हैं, एक अग्र अर्थात ऊपरी सिरा और निचली सिरा। हम देखेंगे जैसे हम यहाँ नासा मार्ग देखेंगे, अर्थात हमारे जब हम फेफड़े में सांस हमारे 2 नासा मार्गों द्वारा जाती है, अर्थात जो हमारा नासा मार्ग है 2 छिद्रों द्वारा खुलता है, और जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ से जैसे हम सांस लेते हैं, श्वसन में हमारे ऑक्सीजन तो बस जाती नहीं, अभी हमने बताया श्वसन में हमारी कई जो है गैसें जाती हैं और बहुत सारी धूल मिट्टियां भी जाती हैं, जिसको हमारे नाक में, हमारे नासा मार्ग में जो छोटे छोटे बाल होते हैं, वो उनको क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। अर्थात बहुत छोटे छोटे बाल बहुत छोटे छोटे कण उस बालों में चिपक जाते हैं, और जो नहीं चिपक पाते, तो वहाँ यहाँ पर हमारे एक, जहाँ पर ये है, ये यहाँ पर एक म्यूकस नाम का पदार्थ पाया जाता है। म्यूकस जो हमारे नाक के बाल उसको नहीं रोक पाते, जिस अशुद्धियों को, वो म्यूकस नाम का जो तरल पदार्थ होता है गाढ़ा, वो उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, वो उसमें और अशुद्धियां जाके चिपक जाती हैं, जो कुछ देर बाद जो है, कुछ दिन बाद जो है सूख कर और बाहर फिर हम नाक द्वारा जो है हाथ से या उंगली से निकाल देते हैं। आगे देखेंगे एक ग्रसनी होती है। ग्रसनी जो होती है वो नासा मार्ग के मध्य निचले भाग को कहते हैं, जो हमारा कंठ द्वार के ऊपरी भाग और नासा मार्ग के निचली भाग को ग्रसनी कहते हैं, जिसमें जो श्वसन मार्ग पर खुलती है। आगे हम देखेंगे कंठ द्वार। कंठ द्वार, अब हम इसमें देखेंगे वायुनाल। जो वायुनाल हमारी होती है, वायुनाल जो हमारी होती है, वो जिसको इंग्लिश में कहते हैं विंड वायर, अर्थात वायुनाल, हवा की नली। हवा की नली 2 भागों में बांटे हम, हवा की नली को 2 भागों में विभाजित किए हैं, जिसमें से पहला स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र को कहते हैं कंठ द्वार। क्या कहते हैं? कंठ द्वार। कंठ द्वार में आपका होता है ग्लॉटिक्स, जो ये छोटी छोटी पाइप जैसे लगी हैं, छोटी छोटी, ये क्या करती हैं, ये सी के आकार की बनी होती है। जब सी के आकार की बनी होती हैं, इनको सी के आकार का ही क्यों बना, ये सी के आकार की ही क्यों होती है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को, जब हम हवा को अंदर लेते हैं, तो हमारी जो वायु नाल है, जो हवा वाली नली है, वो क्या होती है, फूलती है। और जब फूलती है तो ये जो एक तरफ खुली होती है, जैसे हमारी वायु नाल फूली, तो ये उसको क्या कर लेती है, फूलने से मतलब मैनेज कर लेती है, फूलने के लिए मैनेज कर लेती है, जिससे ज्यादा ना फूल जाए। और दूसरी बात, ये जो सी आकार की होती हैं ग्लॉटिक्स, जो सी आकार की होती हैं, इनका काम होता है हमारी वायु नाल को चिपकने से रोकना। ये ऐसे बनी रहती हैं जिससे हमारी वायु नाल एक दूसरे से चिपके ना, एक दूसरा भाग जो है एक दूसरे से चिपके ना। और इसके बाद हम देखेंगे श्वास नली। जो हमारी श्वास नली होती है, ये हमारी श्वास नली है, और कहाँ पर आके, श्वसनी पर आके समाप्त हो जाती है। यहाँ तक हमारी श्वास नली होती है, जिससे में हम मतलब कि विंड यानी हवा को श्वास द्वारा लाते हैं, और यहाँ से श्वास 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक चला जाता है दाएं फेफड़े पर और एक चला जाता है बाएं फेफड़े पर। अब यहाँ पर असंख्य कुप्पियां होती हैं, वायुकोश होते हैं। कुप्पियां जो होती हैं,
वो हमारी कुछ इस प्रकार की होती हैं। एक कुप्पी लगभग इस प्रकार की होती है और जैसे इसमें ऑक्सीजन जाती यानी O2 जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर निकलता है, अर्थात CO2 क्या होता है, बाहर निकलता है। और यहाँ पर एक लेयर होती है वो ब्लड की, रेड RBC की, इसमें एक RBC की परत होती है जो ऑक्सीजन को ब्लड में क्या कर देती है, मिला देती है। पहले जब तक ऑक्सीजन ब्लड पे नहीं मिला होता है तब तक ये नीली होती है, अर्थात जो हमारी रक्त की जो कोशिका है, जो सेल्स है, वो नीली होती है। और जैसे ही ऑक्सीजन इस पे मिल जाती है, ऑक्सीजन जैसे ही मिली तो ऑक्सीजन मिली तो ये रेड हो गई, अर्थात हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड जो रेड होता है वो किसके कारण होता है, तो हम कहेंगे हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड क्या होता है, लाल होता है। और जब तक ऑक्सीजन नहीं मिली होती है तब तक वो नीली होती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिली होती है तब तक वो नीली होती है। जब ऑक्सीजन इसमें मिल जाती है कोशिका में, कोशिका में से मिल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन, तो अगर कोई पूछे, ये क्वेश्चन बनता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है, अब जो ऑक्सीजन जाती है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न करती है। अर्थात हम देखेंगे तो अभी हमने देखा कि हमारा दायां फेफड़ा कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में। अब हम देखेंगे डायाफ्राम, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है इस फेफड़े श्वसन में, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है हमारा डायाफ्राम। डायाफ्राम का क्या काम होता है, डायाफ्राम मैनेज करता है जब हम सांस को अंदर की ओर खींचते हैं, अर्थात जैसे ही सांस अंदर की ओर आती है, तो जैसे सांस अंदर की ओर आई तो कुप्पियां हमारी जो छोटी होती हैं वो इस तरह क्या हो जाती हैं, फूल जाते हैं। अर्थात फेफड़ा हमारा, ये हमने खींचा और जैसे हमने खींचा तो हमारा जो फेफड़ा है वो क्या हो गया, फूल गया। और फूलने के बाद डायाफ्राम भी फूल गया। और जैसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा तो डायाफ्राम क्या हो गया, सिकुड़ गया। गर्भवती महिलाओं में क्या होता है, यहाँ पर तो जो बच्चेदानी होती है, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वो इसके द्वारा सांस नहीं ले, वो डायाफ्राम उनका काम करना बंद कर देता है जब तक उनके पेट में बच्चा होता है। तो डायाफ्राम से काम नहीं करेगा तो सांस नहीं ले पाएंगी, तो जब सांस नहीं ले पाएंगी तो जीवित कैसे रहती हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सांस कैसे वो लेती हैं जब उनके पेट में बच्चा होता है। तो उनके बाहर एक पसली होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पसलियां लगी होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पांजर कहते हैं ना, मतलब फेफड़ा, वो सॉरी पांजर कहते हैं। जो पसली होती है ये हमारी आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती है और बाह्य सुरक्षा भी प्रदान करती है, किसकी, फेफड़े की। अर्थात ये अगर ना लगा हो तो कुछ लोग कहते हैं आ लड़ ले, आ भैया लड़ ले, तो लड़ने के लिए अगर मारेंगे तो ससुरा वो खुद है जो है समिट जाएंगे ना। तो जब उनका फेफड़ा क्या होगा, फेफड़ा में तेज से मारेंगे, फेफड़ा समिट जाएगा। जब फेफड़ा समिट जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी कुप्पियों में, कुप्पी किसको नहीं दे पाएगी, कोशिका को, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पे कुछ ऊर्जा नहीं उत्पन्न होगी। जब ऊर्जा नहीं उत्पन्न होगी तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अर्थात ये यहाँ पसली होती है जब गर्भवती महिलाओं में, वो पसली इसको फुलाती है और सिकोड़ती है, फुलाती है और सिकोड़ती है। अर्थात डायाफ्राम, गर्भवती महिलाओं में डायाफ्राम काम करना बंद कर देता है। तो वहां पर 2 पसलियां होती हैं, वो उनको उनके फेफड़े को क्या करती है, फुलाती है, मतलब कि ऑक्सीजन को जब हम लेते हैं तो फूल जाती है, वो फैल जाती हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो समिट जाती हैं, जिससे कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें,
जिससे मेरा हौसला और बढ़े और मैं आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ।